हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके घर। और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बेटा नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बड़ा चैप्टर है बेटा। एक वीडियो में उसे कवर नहीं कर पा रहे थे तो मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। पहले हम आज के वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स के क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा हम लोग देख रहे हैं लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चन। 2020 टू 2000 तक जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे बेटा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी having charges plus q and minus q respectively are placed at distance apart, certain distance apart beta, and the force acting between them is F। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ए पे चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, बी पे चार्ज पड़ा है माइनस क्यू। तो फोर्स क्या होगी बेटा इन दोनों के बीच में? वी कैन राइट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों सेम है तो हमने लिख दिया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट केस में कहता है 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। अगर 25% ट्रांसफर कर दी, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ट्रांसफर में। पहली बात तो 25% का मतलब क्या है बेटा? 25% मीन्स Q बाय 4 ट्रांसफर टू बी, इस बात का ध्यान रखना है। तो बेटा फाइनल चार्जेस क्या बचेंगे हमारे पास? फाइनल चार्जेस क्या बचेंगे ध्यान से देखिए। ए और बी पे, ए पे बचेगा बेटा Q माइनस क्यू बाय 4, 3Q बाय 4। बी पे क्या बचेगा? बी माइनस क्यू चार्ज था बेटा, उसमें अगर आपने प्लस क्यू चार्ज ऐड कर दिया तो कितना बचेगा बेटा वहां पर? 3Q बाय 4। ये बात समझ में आई? इस बात का खास ध्यान रखना है, यहां माइनस 3Q बाय 4 बचेगा। तो नई फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा? F डैश कितनी हो जाएगी? दिस इज के 3Q बाय 4। माइनस 3Q बाय 4 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। जैसे हमने ऊपर लिखा था ये अट्रैक्टिव है और ये भी हमारे पास क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी। डिवाइड बाय डिस्टेंस इज सेम, तो वी कैन राइट आर स्क्वायर बेटा। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बचेगा? आप 3/4 को कॉमन निकाल सकते हैं। 3/4 बेटा बाहर आ जाएगा, बचेगा 9/16 और यहां बचेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा दिस इज 9/16 F। ओके गाइस, तो ये हमारे पास क्या आंसर बन रहा है? देखिए सी आंसर हमारे पास इसका आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखिए। कहता है 2 मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 2r। दो मेटालिक स्फीयर्स हैं हमारे पास, एक का रेडियस है बेटा r और दूसरे का रेडियस है बेटा 2r। ओके, एक का रेडियस r, दूसरे का रेडियस हमारे पास 2r। हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनिशियली चार्ज डेंसिटी क्या है? दोनों की सेम है बेटा। तो मुझे कोई बता सकता है टोटल चार्ज कितना होगा बेटा इस केस में? टोटल चार्ज हमारे पास जो होगा वो होगा सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4πr² प्लस सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4π2r²। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो ये क्या बनेगा बेटा हमारे पास? 5 सिग्मा पाई r²। आप लिख सकते हैं, सॉरी 5 सिग्मा 4πr²। ओके, क्या किया बेटा हमने? ये 1 है बेटा और ये यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 4 + 1 5 सिग्मा 4πr² हमने लिख लिया। ओके, इसके बाद अगर हम देखें, कहता है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड। इनको हम कॉन्टैक्ट में लेकर आए, इनको हम कॉन्टैक्ट में लेकर आए बेटा। व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज? नई सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगी ये आपको बताना है।
कैसे करेंगे बेटा इस केस में? हमें पता है जब ये दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं बेटा तो क्या सेम हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और एक स्फीयर के पोटेंशियल को क्या लिखा जा सकता है, के क्यू वन बाय, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं बेटा, मैं आप लोगों के लिए यहां डिटेल में लिख रहा हूं, नहीं तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे। एक बार मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक बात, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, K2। नेक्स्ट टाइम से आपको ये स्टेप नहीं लिखना है बेटा, आपको नेक्स्ट टाइम से ये स्टेप नहीं लिखना है। अगर आप ऊपर नीचे R2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो ये पूरा क्या बन जाता है, चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होता है बेटा, सिग्मा R1 सिग्मा R2। नेक्स्ट टाइम से आपको डायरेक्ट ये लिखना है बेटा, ये बीच वाले स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो कि आपने ये चीजें की हैं या नहीं की हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। अदरवाइज हम डायरेक्टली इसको यहां पर लिख सकते थे। तो जैसे ही आपको ये चीज पता चली तो आपके पास रिजल्ट क्या लिखना था आपको, सिग्मा 1R सिग्मा 2 R। तो यहां से आपके पास आ गया सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 सिग्मा। ये बात समझ में आ गई भी? ये है इक्वेशन नंबर 2, ये थी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 भी आपको डायरेक्ट लिखनी थी बेटा। डायरेक्ट क्या लिखनी थी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 सिग्मा 2। ये आपको डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। जो पोटेंशियल है वो हमारे पास आप क्या लिख सकते थे, यहां पर सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे। यहां पर देखिए एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखना था, एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखेंगे तो क्यू नॉट Q2 बाय 4 पाई R स्क्वायर हो जाता। Q2 बाय 4 पाई R स्क्वायर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, मैंने फिर से लिखी है यहां पर। अब हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, फाइनल चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज होगा सिग्मा 1 4 पाई R स्क्वायर, सिग्मा 2 4 पाई 2 R स्क्वायर। तो ये सेम आ गया, देखिए 5 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर बेटा। सॉरी यहां पर देखिए थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, यहां पर क्या आएगा देखिए, सिग्मा 1 प्लस 4 सिग्मा 2 इज इंटू 4 पाई R स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो है यहां पर अच्छा खासा लग रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। पहले आपको टोटल चार्ज लिखना है बेटा, फिर हमने देखा कि दोनों अगर हमने स्फीयर को कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज डेंसिटीज के बीच का रिलेशन। फाइनल चार्ज हमें लिख लेना है फिर से सिग्मा 1 सिग्मा 2 की फॉर्म में। अब हमें पता है बेटा एज चार्ज इज कंजर्व, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल। तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, सिग्मा 1 प्लस 4 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 4 पाई, सॉरी यहां से सीधा सीधा 5 सिग्मा आप लिख सकते हैं। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में 4 पाई R स्क्वायर है, कट जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में 4 पाई R स्क्वायर है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, सिग्मा 1 ये वाला बेटा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत अब हमें नहीं है यहां पर, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है बेटा। सिंपली अब आपको सेकेंड इक्वेशन को यूज करना था बेटा और वैल्यू पुट करनी थी। तो यहां आएगा 2 सिग्मा 2 प्लस 4 सिग्मा 2। अगर आपको ये वाला रिलेशन याद था बेटा तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे 5 सिग्मा बाय 6। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 45 सेकंड्स में आप आसानी से इस क्वेश्चन को निपटा सकते थे बेटा। ओके, अब अगर हम देखें तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, 5 सिग्मा बाय 3। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं, आंसर बन गया है सिग्मा 1 5 बाय 3, सिग्मा 2 5 बाय 6। बस जो मेन आपको इसमें लेंथी वाला पार्ट था वो ये वाला था, जिसमें आपको ये नहीं पता कि भाई ये सिग्मा 1 R1 बराबर होते हैं। अगर आपको ये चीज ध्यान में है, ये वाला रिलेशन ध्यान में है, तो कुछ भी ज्यादा बात टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली कुछ 4-5 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ई प्लस डेल्टा ई है। इफ नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर करनी है यहां पर, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस d much greater than atomic size, apart is 0, then delta E।
ऑर्डर बताना है। ऑर्डर यानी कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल जो आगे फ्रैक्शन में आएगा उसे छोड़ देंगे, पावर्स के साथ हमें डील करना है। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास ये है बेटा, इसके ऊपर चार्ज क्या है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज E प्लस डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, तो नेट चार्ज बचेगा डेल्टा ई। अब अगर हम देखें एक और हमारे पास है बेटा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, एक और है डेल्टा ई का। दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं हम लोग, दोनों के बीच की सेपरेशन मान लेते हैं आर। ओके, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, डेल्टा ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्योंकि चार्ज सेम है तो ये फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी बेटा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ये होगी जी मास ऑफ वन मास ऑफ अदर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, अट्रैक्टिव है। एज नेट फोर्स इज गिवन 0, एज नेट फोर्स इज गिवन 0 बेटा, 0 दी गई है नेट फोर्स, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो हम सिंपली लिख सकते हैं के डेल्टा ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं बेटा यहां पर। ओके, अब अगर हम ध्यान दें, डेल्टा आर से सॉरी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो डेल्टा ई क्या बचेगा यहां पर, रूट जी बाय के एन एच। अब आपको पता है बेटा जी की वैल्यू आप सबको पता है, जी 6.67 माइनस 10⁻11 डिवाइड बाय के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। मास दिया गया है, मास हमें पता भी है और दिया भी गया है 1.67 इंटू 10⁻27। अब क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर फाइंड करना था तो हम इसको ये जो वैल्यूज हैं इनको एक बार छोड़ देते हैं। क्यों, अगर आप ध्यान से देखें 6 डिवाइड बाय 9 1.5 उससे थोड़ा सा छोटा, और वो कट के बाहर आके 1.6 को काट देगा अप्रोक्सीमेटली। तो हमें सिर्फ पावर्स देखनी है, पावर्स है 10⁻20 10⁻27 10⁻10 10⁻27 एंड यू विल गेट 10⁻37। अब यहां पर आप एक स्टेप में सीधा सीधा देख के लिख सकते थे कि यार ऊपर 11 है नीचे 9 है, यहां 27 है, 37 के अराउंड बनेगा। अगर हमारे पास ऑप्शन में ऐसा होता कि 37 है 36 है, अगर हमारे पास ऑप्शन में सब कुछ होता 35 36 38, तब हम इसको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इसको थोड़ा सोचते। बट अगर हम ऑप्शन में देखें तो -37 -23 -47 -20 बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो हमें इसका कंसर्न लेना ही नहीं है। हमें सिर्फ पावर्स को डील करना है और विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन राइट योर आंसर। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, बट आपको डायरेक्ट यहां से सोचना था, ये इक्वेशन लिखनी थी। यहां पर जैसे ही आप सोचते आंसर आ जाता विद इन 30 to 40 सेकेंड्स। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, उसमें भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था सस्पेंशन वाला। तो क्या है बेटा, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स। 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स को हमने इस तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, ये मान लो हमने सस्पेंड कर दिया, यहां पर एंगल क्या है, थीटा। और कमाल की बात यह है कि ये जो हमारे पास सेपरेशन दी गई है d, दिस इज मच स्मॉलर देन l। अगर ये हमारे पास काफी ज्यादा स्मॉल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा बेटा, इसका मतलब थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज टेंडिंग टू 0 बिकॉज ऑफ द, यहां पर लिखा हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा, यहां पर है d, the apart because of their mutual repulsion the charge begins to leak from both of the sphere at constant rate। चार्ज निकलना, पहले तो हम ये देखें इक्विलिब्रियम में आएंगे कैसे, कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, कौन कौन सी लगेगी, इधर लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक,
इधर लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, नीचे की तरफ लगेगा वेट, और यहां पर क्या लगेगी, टेंशन। और मुझे लगता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत बार हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी है बेटा, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम है तो ये एक हमारे पास क्लोज ट्रायंगल बनेगी। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वर्टिकल फोर्स कौन सी है, mg। अब अगर हम देखें ध्यान से, इसको लिखा जा सकता है k क्यू स्क्वायर बाय, इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया हमने एक्स स्क्वायर बेटा। किसी इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस, ये पहले d डिस्टेंस था बेटा, अब मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये, एट एनी इंस्टेंट जब वो लीक कर रहा है तो किसी इंस्टेंट पे ये x है, तो k क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय mg, ये हमारे पास tan थीटा है बेटा। अब अगर हम tan थीटा क्यू, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा। तो अगर मैं इसको साइन थीटा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, x बाय 2 डिवाइड बाय l, तो इसको लिखा जा सकता है x बाय 2l, तो यह आएगा x बाय 2l। यहां पर ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता चल गया कि पहले हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख ली, tan थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय वर्टिकल फोर्स, ओके, एंड देन ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है हम इसको यूज करेंगे। इस इंफॉर्मेशन को यूज किया तो यहां से आपके पास रिलेशन बन गया क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू। अगर आप गौर से देखें तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ओके, बाकी सारी चीजें क्या है, इसमें कांस्टेंट है। क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू। अब हमें कहा गया है चार्ज इज लीकिंग एट कांस्टेंट रेट, तो भाई चार्ज को लीक करा देते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर होगा, 3/2 x की पावर 1/2 dx बाई डी टी। अब चार्ज इज लीकिंग एट कांस्टेंट रेट, इसका रेट क्या है, कांस्टेंट, रेट ऑफ लीकेज, यानी कि डी क्यू बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट बेटा। तो सिंपली हमारे पास ये v दिख रहा है, ये x/2 दिख रहा है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2 यहां पर आ गया है। समझ में आई यहां पर बात। मैं अगर चाहूं तो एक स्टेप में डिटेल में और लिख देता हूं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इज इक्वल टू x की पावर 1/2 इंटू v। तो v किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहां से v इज इक्वल टू x की पावर -1/2 बेटा, ओके, x की पावर -1/2। इज इट ओके? फिर से देख सकते हैं बेटा इसे। पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बाद हम इसके ऊपर असम्पशन लगाएंगे जो हमें गिवन है, वहां से ये x/2l, q और x में रिलेशन आ जाएगा क्योंकि बाकी सभी फैक्टर्स k, mg, l कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास q वेरी करेगा तो x वेरी कर रहा है, ये साफ साफ क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें कहा गया है चार्ज इज लीकिंग एट कांस्टेंट रेट, तो हमने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा, डिफरेंशिएट किया, तो हमें रिलेशन किस किस में मिल गया, x और v में, और वही हमें फाइंड करना था। तो हमारे पास आंसर हमारा बन जाएगा बी ऑप्शन। इज इट ओके गाइस? तो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौर से देखिए, टू मेटेलिक स्फीयर्स, ये पहले जैसा ही है, पहले हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन थी, यहां पर चार्ज गिवन है। ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है बेटा, ये पहले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली बहुत आसान है, सिर्फ 2 लाइन में आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 r रेडियस 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस 1 एंड -1 एंड 5। तो टोटल चार्ज हमारे पास बन गया -1 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻², इट इज 4 इंटू 10⁻² कूलम। दिस इज द टोटल चार्ज। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब हम स्फीयर को कनेक्ट करते हैं तो टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, तो हमें ये लिखना पड़ता है। अब अगर हम देखें तो दोनों स्फीयर्स को, इफ दीज टू आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिंग वायर, दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली क्या होगा, पोटेंशियल बिकम सेम। मैंने आपको कहा था आपको डायरेक्टली चीजें याद रखनी है, KQ2/R2, यहां से हमें पता चल गया Q1/Q2 इज R1/R2, ये इस रेशो में है। एंड टोटल चार्ज किसके बराबर होता है बेटा,
टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, तो दिस इज Q1 प्लस Q2। ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है बेटा। 2 एंड 3 से आप क्या कह सकते हो, मुझे लगता है आप लोग सीधा लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको लिख के बता देता हूं। Q1 की वैल्यू पुट की जा सकती है R1 बाय R2 Q2 प्लस Q2 बेटा, तो Q2 बन जाता है R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 Q टोटल। जब आपको बेटा सिर्फ ये बात पता चल जाए तो आपने देखा Q1 जो है वो R1 के प्रोपोर्शनल है, तो Q2 है R2 के प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास Q2 क्या बन जाएगा, हमारे पास यहां पर Q2 क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज R2 डिवाइड बाय टोटल R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। तो Q1 को क्या लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला हम लोग नोटबुक्स में डायरेक्टली भी लिखते हैं बेटा, आप भी इसे डायरेक्टली आज के बाद याद रख सकते हैं, आप इसे अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं बेटा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ओके, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर क्या है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे Q2 आएगा 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 इंटू टोटल चार्ज था 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, यू कैन राइट दिस बिकम्स 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। Q1 क्या होगा, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज, ये बन जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। तो आंसर्स क्या आएंगे बेटा, फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर पूछा था तो हमें दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली कुछ सेकंड में, सिर्फ 15 से 20 सेकंड में आंसर लिख सकते थे, अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हैं। ये फॉर्मूलाज आपकी नोटबुक्स में लिखवाए जाते हैं, ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आप नोट कर सकते हैं बेटा अभी के लिए। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाता है बी ऑप्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पिथ balls, कोई बॉल है ऑर्डिनरी कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r। इस सिचुएशन में ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, r दिया गया है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, पहले हाइट y थी, अब हाइट y/2 है। अब हमें सेपरेशन मच स्मॉलर देन l नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वही पहले वाला फॉर्मूला ही लिखेंगे बेटा, इधर लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर टेंशन, इधर mg। ये हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में काफी बार देखा है, ये एंगल थीटा, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज Fe डिवाइड बाय mg, और ये किसके बराबर होगा बेटा, r/2 डिवाइड बाय y। क्लियर बात, r/2 डिवाइड बाय y। ओके, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगी, k q स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर डिवाइड बाय mg इज इक्वल टू r/2y। ये हमारे पास बन जाएगा। यहां से अगर आप r स्क्वायर को एडजस्ट कर दें, मैं यहां इसी स्टेप में कर लेता हूं, तो यहां बन जाएगा r3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन सेकेंड केस हम यहां मान लेते हैं बेटा एंगल अल्फा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r डैश और ये हाइट हो जाएगी y/2। तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन सेकंड केस की, सेकंड केस में हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, जो नई फोर्स बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, वेट हमारे पास क्या रहेगा, सेम, और जो हमारे पास r है ये हो गया r डैश डिवाइड r'/2 y/2। यहां गलती नहीं कर देनी है, यहां पर क्या हो जाएगा, y/2, हाइट हो गई है y/2। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही चार्ज सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं k q स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय mg इज इक्वल टू, यहां पर 2 से 2 कट गया था, यहां आ जाएगा r डैश का क्यूब डिवाइड बाय y। जो यहां पर हमारे पास r डैश का स्क्वायर आना था उसको मैं पहले ही दूसरी साइड ले जा चुका हूं, जैसे हमने इक्वेशन 1 में किया था। तो ये बन गई इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन राइट r³ डिवाइड बाय 2y इज इक्वल टू r डैश क्यूब डिवाइड बाय y। तो क्या बनेगा यहां पर आप गौर से देख सकते हैं, r डैश हमारे पास आ रहा है r डिवाइड बाय 2 की पावर 1/3, यू में राइट क्यूब रूट 2 एंड दिस इज आर
आंसर। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको स्टैंडर्ड केस आपको कराया गया होगा। अगर हमें ये क्वेश्चन में ना भी दिया होता कि सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पे है, फिर भी अगर हमें ये सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पे मानना पड़ता, बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए अगर ये दोनों चार्जेस बराबर हैं तो जो हम थर्ड चार्ज रखेंगे इट शुड बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ये हमारे पास चार्ज मिड पॉइंट पे होना चाहिए। अब आपको फाइंड करनी थी Q की वैल्यू। Q के ऊपर जो चार्ज फोर्स लगेगी इधर से भी उतनी लगेगी, इधर से भी हमारे पास उतनी लगेगी, तो Q के ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0। अगर आप किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 कर दो, जो बाकी दो बचे A और B पे, तो हमारे पास सिस्टम किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर बात? तो क्या करेंगे, आपको फोर्स लिखनी है KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है d² प्लस KQ कैपिटल Q डिस्टेंस कितना है d/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई सबको? अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां से K कॉमन आके कट जाएगा, Q कॉमन आके कट जाएगा और d² कॉमन आके कट जाएगा, तो बचेगा क्या? कैपिटल Q प्लस 4Q इक्वल्स टू 0। तो Q किसके बराबर आ गया? -Q/4। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको निपटा सकते हैं। ओके, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है बेटा। डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास क्या होता है? Q1 Q2 डिवाइड बाय रूट Q1 प्लस माइनस रूट Q2 का स्क्वायर। अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस आएगा, दोनों ऑपोजिट चार्जेस होते, अनलाइक चार्जेस होते तो नेगेटिव साइन आ जाता, साथ में आ जाता है माइनस साइन, तो क्या बनेगा? -Q² डिवाइड बाय रूट Q प्लस रूट Q, 2 रूट Q का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? -Q/4। यू कैन सी दिस इज -Q/4। आपका आंसर आना चाहिए था ए ऑप्शन। गेटिंग पॉइंट? तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको ये यूजफुल लग रही हो, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप कुछ चाहते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट की जाए या कुछ और चीजें ऐड ऑन की जाएं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, two positive ions each carrying charge Q are separated by distance d. Two positive ions plus Q charge separated by distance d. F is the force of repulsion. F is the force of repulsion between the ions. The number of electron missing. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारे पास क्या होगी? ये होगी 1/4πε0 चार्ज ऑन ईच डिवाइड बाय d²। अब अगर हम कह देते हैं लेट n इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, n इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, अगर n इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है तो वी नो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो चार्ज ऑन बॉडी क्या होगा? Ne। तो सिंपली आप क्या पुट करेंगे यहां पर? F 1/4πε0, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, Ne डिवाइड बाय d²। आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n पूछा गया है, तो आप सिंपली n² को क्या लिख सकते हैं? 4πε0 F d² डिवाइड बाय e²। तो अगर आप यहां पर रूट ले लें तो ये रूट में क्या बच जाएगा हमारे पास? अगर आप ध्यान से देखें तो सब कुछ रूट में रखा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगी? सी ऑप्शन बेटा। ये सब कुछ हमारे पास रूट में आ जाएगा, बट अगर हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शन होती है कि रूट से बाहर है तो डी और ई रूट से बाहर आ जाते बेटा। समझ में आई बात? तो आंसर क्या बन रहा है हमारे पास? देखिए ये आंसर है सी ऑप्शन। गेटिंग पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये ध्यान से देखेंगे बेटा। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस
of an hydrogen atom in a circular orbit of radius r, the Coulomb force F between the two is। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस में हाइड्रोजन एटम का के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? एक प्रोटॉन होगा, तो चार्ज कितना होगा? प्लस सी। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव ही। तो अब इसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होगी? के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी बेटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आर वेक्टर किधर लिखा जाता है? रेडियली आउटवर्ड। फोर्स किधर होगी बेटा? फोर्स हो जाएगी रेडियली इनवर्ड। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखना था और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, माइनस के ई स्क्वायर आर कैप आप इसको लिख सकते हैं। आर कैप है आउटवर्ड, फोर्स है इनवर्ड, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस आर कैप। बट अगर आप ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ऑप्शन में आर वेक्टर दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में आर कैप दिया हुआ है बट माइनस साइन नहीं दिया, थर्ड ऑप्शन में माइनस भी दिया है, आर कैप भी दिया है, बट नीचे क्या है? आर क्यूब। तो यहां पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। अब अगर हम देखें तो आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर को मैच कराने के लिए आप आर कैप को क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर बाय आर मैग्नीट्यूड। तो ये किसके बराबर बन जाएगा? यू कैन राइट दिस माइनस के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब आर कैप, सॉरी आर वेक्टर। तो आंसर क्या है? यू कैन सी बेटा, आंसर हमारे पास क्या बनेगा? दिस इज ऑप्शन डी। क्लियर बेटा? तो ये थे हमारे पास लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चन 2020 टू 2000। ओके, आई होप आपको ये यूजफुल लगे हो और आपको वीडियो पसंद आई हो, सॉल्यूशन पसंद आए हो। और मैं आपको फिर से कहूंगा बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा। कमेंट, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट लिखिए। ऐसी ही और वीडियोस आएंगी। इन वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। आप ये ना सोचें कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स नहीं चाहिए, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैथमेटिक्स लगता है बेटा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच बेटा। स्टे सेफ, बी हैप्पी।